ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मनुष्य समाज का कल्याण युद्ध से नहीं, शांति से है। मनुष्य की विजय ना रूप से है, ना ज्ञान से है, ना शौर्य से है, वह उसके सत्र से है। किसने कहा है? रांगेर राघव ने कहा है। और जब आप लोग निबंध लिख रहे हो, कहीं कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हो इस तरह की टॉपिक पर, तो इस तरह की लाइनों का उपयोग आप लोग कोट्स का उपयोग कर सकते हो। सहयोग और समन्वय का लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, समझ रहे हैं? और यहां कहा जाता है कि लोकतंत्र में राजा और रंक बराबर होते हैं, यानी कि राजा और प्रजा बराबर होती है। और आप देखते हैं, कहते हैं कि एक ही तालाब पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीती है। आप लोग बताइए बाकी क्या होता है। तो देश की संसद जनता की आकांक्षाओं की वह अभिव्यक्ति है जो चयनित प्रतिनिधियों में पूर्ण विश्वास प्रकट कर निर्मित की गई है। और इसके उत्तरदायित्व में मुख्य रूप से देश के विकास, सुरक्षा और आमजन के कल्याण के लिए नीति निर्माण एवं योजनाएं बनाना है। तकनीकी तरक्की के साथ अब संसद की सारी कार्यवाही सीधे हर घर तक पहुंचती है। अपेक्षा यही की जाती है कि संसद की बैठकों में संवाद और गरिमा के अनुकरणीय स्तर देखने को मिले। साथ ही इसमें संवेदनशील, पारस्परिकता, समय के महत्व, जिम्मेदारी का बोध और अध्ययनशीलता जैसे प्रेरक तथा विश्वास उत्पन्न करने वाले तत्वों के समावेश की उम्मीद भी की जाती है। संसद के दोनों सदनों में जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान रखना होगा कि देश की नई पीढ़ी उनके हर कार्यकलाप, आचार विचार, व्यवहार को न केवल देखने, महसूस करने में रुचि रखती है, बल्कि उसका अनुसरण भी करना चाहेगी। लेकिन आप देखते हैं कि आपके नेताओं के भाषण देख लीजिए, जो वो बातें कहते हैं उन्हें देख लीजिए, जिस तरह की वहीं संसद भवन में ही गाली देने लगते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में इतने घटिया शब्दों का उपयोग करने लगते हैं। यही चिंता भी बढ़ रही है इसी को लेकर। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक संसद की कार्यवाही सामान्य जन आज की तरह देख तो नहीं सकते थे, लेकिन तब समाचार पत्रों में उससे संबंधित खबरों को तन्मयता से पढ़ा जाता था और उस पर लोग आपस में चर्चा भी करते थे। संसद देश के भविष्य का निर्माण कर रही है और उस समय काफी हद तक वह सब मिलता था जो जनता द्वारा चयनित कुशल, सभ्य और संयमित और जवाबदेह प्रतिनिधियों की शिखर संस्था से अपेक्षित होता था। तब देश के हर गांव, कस्बे और शहर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं की चर्चा होती थी। आजादी पाने के लिए अपने सर्वोच्च निछावर करने वालों को सम्मानपूर्वक एवं गर्व से याद किया जाता था। मगर देश के वे वरिष्ठ जन जो आज भी संसद की कार्यवाही में रुचि लेते हैं, उसका प्रसारण देखते हैं, उन्हें अब निराशा ही होती है। महात्मा गांधी की चर्चा अब कम ही होती है। उन्होंने तत्कालीन संदर्भ में कहा था कि कार्य करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव के बिना दिया गया वक्तव्य परिष्कार और शालीनता से रहित होगा। और इसका अनुभव अब सामान्य जन को लगातार हो रहा है। उनकी अपेक्षाएं अब निराशा में तब्दील होती जा रही हैं। विकास के जो प्रयास हो रहे हैं उनमें सर्वजन कल्याण की भावना के बजाय चयनात्मक सोच की झलक देखने को मिलती है। भारत में भी इसकी अपेक्षा थी कि विपक्ष और विशेषकर सत्ता से जनता द्वारा हटाए गए राजनीतिक दल भी लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार जनसेवा तथा जनसंपर्क पर अधिक ध्यान देंगे। सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। मगर इस मूल भावना की कमी साफ देखने को मिल रही है। और यह सही है कि विपक्ष के अधिकांश राजनीतिक दलों के पास जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने की कोई ठोस रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। उनमें शामिल युवा और वरिष्ठ राजनेता भी अपने लिए कोई संभावनाएं नहीं देख पा रहे हैं। हताशा के इस माहौल में राष्ट्र और नई पीढ़ी के प्रति उत्तरदायित्व का बोध भी कम हो रहा है। संभवतः वे इस सिद्धांत को भी भूल गए कि सत्ता में वापस आने का रास्ता जनता के दिलों में स्वीकारता से होकर गुजरता है। और आप देखेंगे कि और उसे आरोप प्रत्यारोप के जरिए तलाशने का प्रयास निरर्थक है। आजकल आप देख रहे हैं कि सार्थक चर्चा हो कहाँ रही है, चाहे विधानमंडल में देख लीजिए, चाहे आप संसद में देख लीजिएगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और आपका हमारा पैसा यहाँ पानी की तरह बहाया जाता है, खर्च किया जाता है। अब आप देखिए, कोई नियम कानून आ रहा है तो उस पर मैं कहता हूँ सार्थक चर्चा होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, उसमें जो अच्छाई है उसकी भी बात होनी चाहिए, जो कमियां हैं वो सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए और अच्छाइयां हैं वो आप देखते हैं विपक्ष को बताना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कहां है विपक्ष, कहां है सत्ता पक्ष। इसी तरह राज्यों में आप देख लीजिएगा कि किसी भी राज्य में देख लीजिए आप,
सत्ता पक्ष सत्ता में होने का फर्ज नहीं निभा रहा है और विपक्ष विपक्ष में होने का भी फर्ज नहीं निभा रहा है, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। देखा जाए तो जन सामान्य की चर्चाओं में केवल विपक्ष की ही आलोचना होती हो ऐसा भी नहीं है। आज देश का आम नागरिक जागरूक है, वह स्थिति का विश्लेषण अत्यंत समझदारी और तुलनात्मक रूप से करता है तथा जो इसको समझ सकता है वही अपने कार्यकलापों में अपेक्षित एवं आवश्यक बदलाव ला सकता है। लोकतंत्र, जनतंत्र या गणतंत्र मूल भावों को समझने के लिए इनमें से कोई भी विकल्प चुना जाए, उसका आधार जिस शाब्दिक संकल्पना में निहित मिलेगा वह संवाद। हर समस्या और वाद विवाद का समाधान संवाद से ही निकलता है। जनहित के संकल्प संवाद की सार्थकता में ही निहित है। इस समय देश का राजनीतिक वातावरण इस तरह का हो गया कि लगता है कि सियासी दल और राजनेता इस पक्ष को भूलते जा रहे हैं। देश के राजनीतिक क्षितिज पर यह शब्द लगभग खो गया, या यूं कहें कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं कि सभ्य समाज की आधारभूत संकल्पना चर्चा परिचर्चा की कोई संभावना ही ना बचे। और अब यह बात भी छिपी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रगति और साख में जो बढ़ोतरी हुई है वह कई बड़े देशों की आंख की किरकिरी बन गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में किसी भी गांव और कस्बे में जाकर देखा जा सकता है कि वहां सरकारी तंत्र से जुड़ा रहा सम्मानित लोगों का वर्ग एक ही है और पक्ष या विपक्ष में होना एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत सम्मान तथा सौहार्द में कोई कमी लाए, यह तो सामान्य अपेक्षा हो ही नहीं सकती है। और वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व को पक्ष विपक्ष के भेदभाव को भूलकर विद्वत वर्ग और विशेषज्ञों की राय लेकर जनहित में संवादहीनता की इस घुटन से देश को मुक्त करने का हर संभव प्रयास करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों में शामिल भारत में लोकतंत्र के स्थापित होने और उसके आगे बढ़ने को वैश्विक स्तर पर सम्मान से देखा जाता रहा है। आपातकाल को छोड़कर भारत में व्यक्तिगत हित साधने के लिए संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करने जैसे अवसर पुनः नहीं आए। ये आप देखिए, इंदिरा गांधी के समय के राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। अनुच्छेद 352 को पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश ने एकजुट होकर लोकतंत्र को पुनः स्थापित कर दिया। यह भी याद रखना होगा कि देश के सुरक्षा बलों ने संविधान की उस आत्मा का अक्षरशः सम्मान किया कि सर्वोच्च संस्था तो हम भारत के लोक में ही निहित है। देश को सुरक्षित रखने के दायित्व का अत्यंत गरिमामय ढंग से पालन हुआ। देश के सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से हमेशा दूर रहे हैं। सकारात्मकता की इस स्थिति के निर्मित होने में देश की ज्ञानार्जन परंपरा, दर्शन, विचारिकता और वैश्विकता की संस्कृति का अहम योगदान रहा है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से मुक्त हर भारतीय नागरिक यह गर्व से स्वीकार करता रहा है कि स्वतंत्र भारत राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देता रहा है। इसी कारण 21वीं सदी में भारत की विश्व स्तर पर मान्यता और साख तेजी से बढ़ी है और इसमें हमारे युवाओं और उनको तैयार करने वाली संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर पिछले कुछ समय से जो सियासी माहौल बना उसमें जनहित के बजाय दलगत राजनीति के निहित स्वार्थ ज्यादा दिखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से ही विकास के कार्यों में दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जो अच्छा कार्य करते हैं उनमें से ही यह अधिकार पूर्वक पूछा जाता है कि वे और अधिक अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह आलोचना नहीं बल्कि प्रेरणा और इच्छा शक्ति को मजबूती देता है। राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा जो भी हो, विपक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन्हें देश की प्रगति में आपसी सहयोग और सद्भाव के रास्ते लगातार तलाशते रहना होगा। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आए हुए थे, बाद में खूब हंगामा हुआ, खूब आप देखते हैं हाहाकार हुई और किसानों ने आंदोलन किया। उसके बाद सरकार को वापसी लेना पड़ा। अब आप सोचिए कि अगर उस पर सार्थक बहस हुई होती, किसानों से राय ली जाती, किसान संगठनों से राय ली जाती, तो इतने किसान हमारे उस आंदोलन में नहीं मारे जाते और इतने दिन तक उन्हें क्या आंदोलन भी ना करना पड़ता। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि अब वो सार्थक चर्चा नहीं रही जो होती थी पहले। ये लिख रहा है, किसने लिखा ये आर्टिकल? जगमोहन सिंह राजपूत ने। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए आप लोग। सीखने का मैदान, खेलों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पर सीखते नहीं है, ना ही कभी कोशिश करते हैं। शायद इसलिए हम अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि खेल के समय में कटौती कर उन्हें पढ़ने पर जोर देते हैं, मानो हम खेलों की अनदेखी कर रहे हों। जबकि पढ़ाई का अपना महत्व होता है तो खेलों की अपनी अहमियत। खेलों से हम अनुशासन ही नहीं भाईचारा और यानी सौहार्द भी सीखते हैं। खेलों की दुनिया
में कोई भी किसी खास धार्मिक पहचान में कैद नहीं होता, तब सब सूरत से और सीरत से भी सिर्फ खिलाड़ी होते हैं। जाति, धर्म, भाषा, रंग और देश विदेश सब भूलकर जब इस खेल के परिधान में आते हैं तो एक ही रंग में हो जाते हैं। जीत की तरंग में जिस झंडे के तले खेल रहे होते हैं उसकी शान में पूरी जान लगा देते हैं। समानता को उदाहरण बताने के लिए यह पर्याप्त होगा कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली जा रही हो या फुटबॉल या फिर कोई अन्य खेल, वहां खिलाड़ियों के लिए पानी से भरी एक बाल्टी होती है और उसमें रखा होता है एक गिलास। एक एक कर खिलाड़ी अपनी प्यास बुझाता है बिना किसी भेदभाव के। पानी का एक गिलास या एकता का पाठ पढ़ाया करता है और संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों के लिए वहां पानी राहत का काम करता है, तो जीत की ओर बढ़ रहे खिलाड़ियों को धैर्य का संदेश देता है। फिर भी ना जाने क्यों हम कुछ नहीं सीखते हैं। देखा जाए तो खेलों से हिम्मत आती है, साहस का संचार होता है और तो और एक जिद पनपती है और जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर एक जुनून कह सकते हैं। बेरुखी में दीवानापन का नाम भी दे दिया जाता है और इसकी वजह भी है कि खेलने पर जब हम आते हैं तो खेलते ही चले जाते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन। भूखे प्यासे खेलने में इतने मस्त कि ना धूप की चिंता ना बारिश का भय, बिल्कुल परवाह बेपरवाह। बचपन में बच्चे खेलते तो अपनी उम्र के हिसाब से ही हैं, पर हंसी इसलिए आती है कि इन पर कि इनके खेल निराले होते हैं, बचपन भरे। कभी घर घर खेलते हैं तो कभी डॉक्टर डॉक्टर या छुपम छुपाई जैसे अनेक खेल खुलकर खेला करते हैं बच्चे। बीच बीच में खेलते हुए लड़ते हैं तो लड़ते हुए खेलते हैं, यानी कभी कुट्टी करते हैं तो फिर तुरंत ही रजामंदी की पुच्ची भी कर लेते हैं। यही आगे चलकर जीवन शैली बना ली जाए तो कहने क्या। और आप देखते हैं असल में बचपन की लड़ाई थोड़ी देर के लिए होती है, प्रमुख होता है खेलते रहना। एक पार्क में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक बच्चे ने दूसरे को धक्का दिया। धक्के से आप देखते हैं धक्के से वह बच्चा गिर गया और रोने लगा। धक्का देने वाला बच्चा उसे देख दुख खुद भी रोने लगा और इसे देखा देखी कि असर में रोना कहना उचित नहीं है। असल में धक्का देने वाला वह बच्चा जानता है कि उसे इसकी सजा मिल सकती है और इससे बचने की सोची समझी तरकीब भी समझी जा सकती है। यह भी संभव है कि गिरने वाले बच्चे को रोते देख उसके भीतर डर पैदा हो गया हो वह भी रोने लगा। वैसे गिराना उठाना खेलों का हिस्सा होते हैं। खेल ही सिखाते हैं कि दम से खेलो, जम के खेलो। खेलों से रणनीति ही नहीं कूटनीति भी सीखना चाहिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग आदि खेलों में सिखाया जाता है कि आगे बढ़कर खेलो, पहले खुद पहल करो ताकि विपक्ष के खिलाड़ी बचाव करें। क्रिकेट के विशेषज्ञ कहते हैं कि गेंद को बाहर ही मारो, घर में घुसने ना दो। कहने का तात्पर्य है कि बल्लेबाज को फ्रंट पॉइंट यानी कि आगे बढ़कर बल्लेबाजी करनी चाहिए। पीछे जाकर बैकफुट खेलने से कोई फिरकी गेंद विकेट गिरा सकती है। ऐसा ही हॉकी या फिर फुटबॉल जैसे खेलों में पीछे हटकर खेलने से सेल गोल हो जाया करते हैं। इसलिए खेलों में आक्रामक खेलना उच्च कोटि की कूटनीति मानी जाती है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगते हैं तो वे खेलों से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण मुकाबला करना सहज ही सीख लेते हैं। आमतौर पर खेलने से पहले और खेल के बाद कोई हारे या कोई जीते, पर रेफरी या फिर अंपायर खिलाड़ियों के आपस में हाथ मिलवाते हैं। दर्शकों का इनसे यथा आदर अभिवादन भी करवाते हैं। यह एक अच्छा और आप देखिए स्वच्छ तरीका होता है कि मन के खुले भाव प्रदर्शित करने का। खेलते वक्त जीतने की लालसा में खिलाड़ी खेल के नियम कायदे भुलाकर लड़ते झगड़ते भी देखे जाते हैं। फिर भी सबसे प्रमुख यह है कि रेफरी, जज या फिर एम्पायर जो भी अंतिम निर्णय देते हैं वह खेल भावना के तहत सभी को स्वीकार होता है। चूंकि खेल एक जरूरत है इसलिए देखकर खेलना या खेल कर देखना चाहिए, पर खेल सदा चलते रहने चाहिए। सही और उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए खेलों की महती भूमिका होती है। मौसम और वातावरण के अनुरूप दुनिया में खेल खेले जाते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि प्रमुख खेल हैं। हालांकि मुख्य रूप से दो खेलों को प्रचार मिलता है, क्रिकेट या फुटबॉल। क्रिकेट कुछ महंगा खेल है, इसमें हर खिलाड़ी को बैट, पैड, जूते, दस्ताने, हेलमेट आदि महंगी चीजों की जरूरत पड़ती है, जबकि फुटबॉल आम लोगों के लिए होती है। केवल फुटबॉल वाले जूते पहन के खेला जाए या नंगे पांव, बस खेल भावना बनी रहनी चाहिए। और देखिए एक और बात आप सभी जानते हैं कि आजकल खेल में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ये कई खिलाड़ियों ने साबित भी कर दिया है। तो मैं तो बच्चों से हमेशा कहता हूँ, माँ बाप से भी कहता हूँ उनके, कि बच्चे की जिसमें दिलचस्पी है वो काम करने दीजिए। अगर उसे खेल में जाना है तो खेलने दीजिए, जो भी उसका गेम पसंद है, और उसे पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए। और वो समय चला गया जब कहते थे कि खेलोगे कूदोगे
बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब खेल कूद कर भी आप देखते हैं कि बहुत अच्छा किया जा सकता है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशनल सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। युद्ध का दायरा, इस बात की आशंका पहले से ही थी कि ईरान पर इजराइल अमेरिका के साझा हमले के बाद युद्ध का दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी फैलेगा और इससे वैसे देश भी प्रभावित होंगे जो इस जंग में भागीदार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच घातक हथियारों के जरिए जारी हमले युद्ध के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, तो इसके समानांतर अब ऐसे फैसले भी सामने आने लगे हैं जो अगर लंबे समय तक टिके तो इससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। गौरतलब है कि अमेरिका इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों के जरिए सैन्य हमलों का मोर्चा खोला हुआ है, मगर एक बड़े रणनीतिक फैसले के तहत उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जिस तरह बंद कर दिया, अगर जल्द ही उसे खोलने के लिए ठोस प्रयास नहीं हुए तो कई देशों के सामने ऊर्जा संकट गहरा सकता है। हॉर्मुज को एक सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग माना जाता है जहां से दुनिया भर में तेल और गैस आपूर्ति का करीब 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, क्या है ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए तेहरान इसकी राजधानी है। यहाँ आप लोगों को फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, अरब की खाड़ी भी कहते हैं, ओमान की खाड़ी। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जल संधि देखने को मिल जाएगी, जल डमरू देखिए ये है, यहीं की बात हो रही है। और यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ जाएंगे तो आप लोगों को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। स्वाभाविक ही इस बात की आशंका अभी से जताई जाने लगी कि अगर संकट गहराए तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसके बाद हवाई किराए, माल ढुलाई और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही केंद्रीय बैंकों के सामने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बदलाव करना एक मजबूरी की नीति बन सकती है। यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग के बाधित होने का व्यापक और बहुस्तरीय असर पड़ सकता है, भारत पर भी पड़ेगा इसका। फिलहाल ईरान ने इस रास्ते से सिर्फ चीन को आवाजाही की अनुमति दी है और कहा कि अन्य देशों के जहाज, खासतौर पर इजराइल और अमेरिका के समर्थक देशों के टैंकरों को रास्ता नहीं दिया जाएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल और ऊर्जा के लिए जिन देशों की हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते पर निर्भरता है वह ईरान के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ सकता है। निश्चित तौर पर भारत पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। अभी से इसका हल खोजने की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन जिस रास्ते से भारत अपने 40% तेल की आपूर्ति पूरी करता है उसके तुरंत इसका नया विकल्प निकालने के लिए काफी मशक्कत करना होगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक सक्रिय समुद्री रास्ते से ज्यादा आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कती नस और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाधित होने पर कई देश इसके असर की जद में आएंगे। भारत के पास फिलहाल 6 से 8 हफ्ते का तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस बीच अगर हॉर्मुज का रास्ता खोलने के प्रयास सफल नहीं हुए तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से भी तेल खरीदने की कोशिश हो सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई तो भारत के आयात खर्च में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके समानांतर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ेगा। यह समझना मुश्किल नहीं है कि तेल या ऊर्जा के लिए हॉर्मुज के रास्ते पर निर्भर अन्य देश ईरान के फैसले से किस स्तर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में समूची पश्चिम एशिया में फैल चुके युद्ध को रोकने और तनाव को कम करने के उद्देश्य से इसमें शामिल पक्षों के साथ बिना देरी किए बातचीत की गुंजाइश निकालना सबसे जरूरी और प्राथमिकता होना चाहिए। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करेंगे, क्या करता है, किसी को पता नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ कि देखिए रूस यूक्रेन में देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है, वहाँ वेनेजुएला में क्या हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति को ही ले गए और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। अब ईरान से भी एक तरफ वार्ता चल रही थी और दूसरी तरफ युद्ध शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हो रही। नियम कानून को वो मानते ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है वो कहते हैं कि हम ही सत्य हैं। ये नियम कानून क्या होते हैं, हम परिभाषित करेंगे इन्हें। स्त्री की सेहत, दुनिया भर में महिलाओं के सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और इसमें एक बड़ा खतरा गर्भाशय और स्तन कैंसर के रूप में देखा जा रहा है। बीते 3 दशकों में स्तन कैंसर के मामलों में जिस तरह तेज बढ़ोतरी हुई वह बेहद चिंताजनक है। इस संबंध में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैटिक्स एंड एवोल्यूशन का जो अध्ययन सामने आया वह भयावह तस्वीर सामने रखता है। अध्ययन के मुताबिक भारत में वर्ष 2023 में कैंसर के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1990 के मुकाबले यह 477% अधिक है
और इससे प्रभावित होने वालों में से 1 लाख से अधिक मौतें हो गई हैं। इस रोग में इतनी तेज बढ़ोतरी की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसे समझने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्तन कैंसर किसी भी महिला के लिए एक दो स्वप्न की तरह है। इसका उन पर शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सवाल है कि स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए देश भर में समय समय पर चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान की पहुंच जमीनी स्तर पर लोगों तक क्यों तक नहीं है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आमतौर पर निम्न और निम्न मध्यम मध्य आय वाले देशों की महिलाएं ही इसकी चपेट में आ रही हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में तस्वीर इससे अलग है। भारत में वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में स्तन कैंसर के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को अब इसलिए भी गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आमतौर पर निम्न आय वर्ग की ही नहीं, सामान्य घरों की महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं। वे चिकित्सकों के पास जाने से हिचकिचाती हैं। समुचित चिकित्सा सुविधा देर से मिलने के कारण कई महिलाएं कैंसर के अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी जान बचाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। और इस लिहाज से देखें तो स्तन कैंसर पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। खासतौर पर इस चुनौती से निपटने के लिए इससे संबंधित जरूरी सावधानी बरतने के साथ साथ समय पर जांच और इलाज कराने के लिए महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।